हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम एमपीपीएससी 2024 के लिए जो नया सिलेबस निर्धारित किया गया है उसे निःशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। 10वीं यूनिट हम पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। अब हम 6ठी यूनिट पढ़ रहे हैं। जल्द ही हम 10वीं यूनिट के एमसीक्यूज शुरू करने वाले हैं। 6ठी यूनिट के इस वीडियो में आज हम कृषि का विकास पढ़ने वाले हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, टफ पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। अगर एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मैं बार बार आपसे ये बोलता हूं कि आप सिलेबस याद कर लीजिए। इस सिलेबस के 6ठी यूनिट में हम पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट पूरी तरह पढ़ चुके हैं। आज हम मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना का विकास, इस पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं कृषि पर। मध्य प्रदेश में कृषि का विकास, सबसे पहले तो हमें यह समझना होता है कि जो चीज हम पढ़ने वाले हैं ये हमेशा आप भी किया करें। जब भी आप पढ़ाई करें तो सबसे पहले हम जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका परीक्षा में पूछने का क्या उद्देश्य रहेगा ये समझें। देखिए, अगर मैं गौर करूं तो ये जो टॉपिक है ये मूलतः कृषि जो टॉपिक है ये तो जियोग्राफी का टॉपिक है, भूगोल का टॉपिक है। इसको भूगोल में पूछा जाना चाहिए, अर्थव्यवस्था में क्यों रखा गया है। अब हमें समझ में आएगा कि देखो, जियोग्राफी में जो भूगोल रखा जाता है या भूगोल में जो कृषि पढ़ाया जाता है वहां हमें पढ़ना होता है कृषि के कितने क्षेत्र हैं, कौन कौन सी फसल उत्पादित की जा रही है, फसल उत्पादन में कौन सा मौसम है, मौसम की क्या जरूरतें होती हैं, और वो सब चीजें हम वहां पढ़ते हैं। जब इकोनॉमिक्स में इस टॉपिक को शामिल किया गया तो यहाँ शुद्ध रूप से आपको केवल कृषि के आंकड़ों पर फोकस करना पड़ेगा। हमें केवल और केवल आंकड़े पढ़ने हैं। अगर YouTube पे आपको कोई टीचर 6ठी यूनिट के इकोनॉमिक्स में कृषि से संबंधित वो बातें पढ़ा रहा है जो जियोग्राफी में पढ़नी चाहिए, जैसे फसल क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, चावल की फसल, गेहूं की फसल, तो वो नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना है शुद्ध रूप से आंकड़े। क्योंकि मैं भी देखिए, वो पढ़ना बड़ा आसान होगा, सरल पढ़ता है, हमें आसान पड़ेगा। अगर हम आपको फसल क्षेत्र पढ़ा दे मुझे भी आसान पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको कठिन चीज पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। 6ठी यूनिट में तो जो कृषि वाला टॉपिक है उससे आंकड़ों से प्रश्न बनेगा और परफेक्ट 1 या 2 प्रश्न यहां से बनेंगे। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, धैर्य बनाए रखें। इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज के मूल टॉपिक पे आ जाए हम। देखिए, कृषि के उत्पादन में सबसे पहले हमें हर एक कृषि के उत्पाद में आंकड़े की बात करनी है। कितना % वृद्धि रहा, कितना उत्पादन हुआ, ये दोनों पॉइंट पर हम फोकस करें। मध्य प्रदेश देश के खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है, अर्थात जो ऊपर के 1-2 राज्य हैं उनमें हमेशा बना रहता है। खाद्यान्न उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान रहता है, दलहन उत्पादन में हम प्रथम स्थान रहते हैं और तिलहन उत्पादन में कभी हम फर्स्ट और कभी हम सेकंड आ जाते हैं। तो इस साल हम सेकंड रहे हैं, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश देश के खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये याद रख लेना। पिछले 2 दशकों में देश में कृषि की विकास दर सबसे उच्च रही है। बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रश्न सीधे बनने वाला प्रश्न है। पिछले 10 वर्षों की अगर कृषि की विकास दर की तुलना भारत के अन्य राज्यों से की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा कृषि के क्षेत्र में विकास दर वाला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। ये याद रखना। पिछले 10 वर्षों, लगभग 20 वर्ष होने वाले हैं से हम पिछले 20 वर्षों से कृषि की विकास दर में टॉप राज्य बने हुए हैं। 2022-23 में हमें जीवीए अर्थात ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जो पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं, में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 36%, 36.32% रहा है। देखिए, हमें इकोनॉमिक्स के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक जो कृषि से संबंधित होता है उसका योगदान 36% है। पिछले 10 वर्षों में 2011-12 में पशुधन जो कि 2.96 था उसको लगभग हम डबल कर चुके हैं। तो 2.96 को डबल करोगे तो लगभग 5.9 आ जाएगा। तो
तो पिछले 10 वर्षों में हमारे यहाँ पशुधन का जो योगदान है वो जो 2.96 था वो बढ़ करके 5.96 हो चुका है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पशुधन क्योंकि कृषि का एक हिस्सा माना जाता है, मछली पालन भी कृषि माना जाता है। 2021-22 में की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र में विकास दर जो है मध्य प्रदेश में, जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तो 36% हो गया। प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर कितनी है? विकास दर कितनी है हमारे प्राथमिक क्षेत्र की? विकास दर है 5.24। और कृषि के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? क्षेत्रफल में हुई है वृद्धि 5.42। तो ये दोनों एक साथ याद कर लेना, 5.24 5.42 एक साथ याद करने पे याद रह जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आंकड़े हैं, टफ पड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये याद करना है, मजबूरी है हमारी, ये हमको याद रखने पड़ेंगे। तो हम खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे सबसे बड़े, दलहन में पहले, तिलहन में दूसरे सबसे बड़े राज्य हैं। हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि का या प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान है 36%। पिछले 10 वर्षों में पशुपालन में लगभग डबल की वृद्धि हो गई, जो 2.5 था 5.9 हो गया, 2.9 से 5.9। प्राथमिक क्षेत्र में जो हमने वृद्धि दर्ज की है वो पिछले साल की जो वृद्धि दर्ज हुई वो लगभग 5.24% है। और पूरे साल भर के कृषि क्षेत्रफल में हमने इस 24 को आगे पीछे कर दो 5.42% की वृद्धि की है। ये पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी, मैं अवेलेबल करा दूंगा आजकल में। कल की वीडियो में भी कहा था कि पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन ना लें। आगे बढ़ते हैं। 2021-22 की अपेक्षा 22-23 में अनाज के क्षेत्रफल में 1.1% की वृद्धि हुई। अब ये क्या है? देखो दो अलग अलग बातें होती है, एक होती है क्षेत्रफल में वृद्धि और एक होती है उत्पादन में वृद्धि। तो हमें क्षेत्रफल में वृद्धि तो सबकी नहीं पढ़नी है, कुछ कुछ विशेष की पढ़ेंगे, लेकिन उत्पादन में वृद्धि सबकी ही पढ़ेंगे हम। क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होती है? देखो जिस एरिया में बोई जा रही है उस एरिया में अगर वृद्धि हो जाए तो कहेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। पिछले साल अगर 10 कुंटल पैदा हुआ और इस साल 12 हो जाए तो हम कहेंगे उत्पादन में वृद्धि हो गई। तो समझ आ गया होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि माने पिछले साल 5 एकड़ में बोया जा रहा था, इस साल 6 एकड़ में बोया जा रहा है, तो मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि। और उत्पादन में वृद्धि माने क्विंटल, टोटल उत्पादन में वृद्धि हो गई। तो अब ध्यान से सुनो, 2022-23 में अनाज का जो क्षेत्रफल है उसमें 1.1% की वृद्धि रही। अनाज और तिलहन के उत्पादन में क्रमशः 2.58 और 16% की वृद्धि हुई। तो इसे ध्यान से समझ लो, अनाज के उत्पादन में लगभग 2.5% की वृद्धि रही, तिलहन के उत्पादन में लगभग 16% की वृद्धि रही और दलहन के उत्पादन में लगभग 17% की वृद्धि रही। 3 प्रकार की चीजें बता दी। देखो अनाज का जो क्षेत्रफल है, अनाज के क्षेत्रफल में हमने वृद्धि कर ली है लगभग 1.1% पिछले साल की तुलना में, लेकिन अनाज के उत्पादन में हमने वृद्धि की 2.5%। अगर तिलहन के उत्पादन की बात की जाए तो तिलहन के उत्पादन में हमने लगभग 16% की वृद्धि की और दलहन के उत्पादन में हमने पिछले साल से लगभग 17% की वृद्धि की। और ये दोनों ही वृद्धियां पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। कुल फसलों के उत्पादन में अगर वृद्धि देखी जाए तो हमने 4.16 वृद्धि की है। तो अगर कुल फसलों की बात की जाए तो कुल फसलों में हमने 4.16% की वृद्धि की है। तो ये 4-5 प्रकार की वृद्धियां याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हर बार सुनने में आता है कृषि कर्मण्य अवार्ड, कृषि कर्मण्य अवार्ड। कृषि कर्मण्य अवार्ड है क्या और शुरू कब हुआ था वो भी याद रख ले, क्योंकि मुझे यकीन है 90% स्टूडेंट को याद नहीं रहता है कि कृषि कर्मण्य अवार्ड कब शुरू हुआ। देखो कृषि कर्मण्य अवार्ड 2010-11 में शुरू हुआ था और खाद्यान्न उत्पादन, चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाज, इन क्षेत्रों में व्यक्तिगत फसलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो क्षेत्र याद रख लेना, खाद्यान्न उत्पादन ओवरऑल के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए, दाल के लिए और मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए 2010-11 से यह अवार्ड दिया जाता है। मध्य प्रदेश को अभी तक ये 7 बार मिल चुका है। याद रखना, अभी पिछले साल हमें 7वां कृषि कर्मण्य अवार्ड 2021-22 मिला, ये याद रखना।
इसमें सर्वाधिक बार हमें खाद्यान्न उत्पादन के लिए ही मिला है, केवल ये और याद रख लो। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एक फसल की बात करेंगे। अभी हमने ओवरऑल बात कर ली, अब हम एक एक फसल के क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई उत्पादन में उसकी बात करते हैं। सबसे पहले धान की बात करते हैं। धान के क्षेत्र आच्छादन में 2021-22 में 12% की वृद्धि हुई। तो अगर हम बात करें धान की, तो धान का जो बोया जाने वाला क्षेत्रफल है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि हुई, जबकि धान के उत्पादन में 5.53% की वृद्धि हुई। ये दोनों धान के लिए याद रख लेना। ये भले याद मत रखना कि धान का टोटल उत्पादन 13,193 मीट्रिक टन हुआ, ये पॉइंट काम का नहीं है। फिर गेहूं और मक्का की बात कर लेते हैं। तो गेहूं और मक्का में केवल परसेंट याद रख लो। जैसे पिछले वर्ष की अपेक्षा मक्का के उत्पादन में 4% की वृद्धि रही। मक्का उत्पादन कितना प्रतिशत वृद्धि किया हमारे यहाँ? 4%। गेहूं का उत्पादन कितना मीट्रिक टन हुआ ये भी याद रख लो। लगभग 36 लाख मीट्रिक टन हमने गेहूं उत्पादन किया। बस इसमें से इतना ही काम का है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इन तीनों अनाजों की, जिनकी अभी हमने बात की है, इनको ग्राफ रूप में देखें तो वेट मतलब गेहूं, तो देखो इसका ग्राफ आपको 3 वर्षों का दिखाई देगा। तीनों का एक ही मतलब 2022-23 में तीनों का ग्राफ दिखाई देगा। तो ये जो हरा कलर है वो गेहूं को दर्शाता है। तो गेहूं पिछले साल हमने 34,932 पैदा किया था, इस साल हमने 35,273 पैदा कर लिया, मतलब जो कि वृद्धि को दर्शाता है। फिर ऐसे ही आप तुलनात्मक रूप से पिछले 10 वर्षों के डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। खैर हमें ये सारा याद नहीं रखना है, केवल परसेंट वृद्धि आप याद रख लो। आगे बढ़ते हैं, मिलेट। देखो इस साल सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय रहा वो रहा मिलेट, अर्थात मोटे अनाज। मिलेट माने मोटे अनाज। तो ये मोटे अनाज के बारे में क्या बात याद रखनी है, पूरी याद रख लो। देखो 2023 में यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने मोटे अनाजों का वर्ष मना लिया। कौन से अनाजों का? मोटे अनाजों का वर्ष घोषित कर दिया। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत की सरकार ने इसे नाम दे दिया श्री अन्न। क्या नाम दे दिया? श्री अन्न। और उसके लिए अनेक योजनाएं बना ली जिससे इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। मध्य प्रदेश में क्या काम किया वो भी हम समझें और इसके उपनाम क्या है। देखो मिलेट को सुपर फूड नाम से जाना जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2022-23 में इसे मिरेकल मिलेट घोषित किया गया। तो इसके 3 नाम हो गए। पहला श्री अन्न हमें याद रखना है। श्री अन्न किसने दिया? मोदी जी ने नाम दे दिया। सुपर फूड इसे पहले से कहा ही जाता है। मिरेकल मिलेट इसे कहा जाने लगा है वर्तमान में। इसमें इसको हम भारत में क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश और भारत पहले से आदिकाल से मोटे अनाज पैदा करते आ रहे हैं जिसमें हमें महारत है। तो उस गौरव को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस मिलेट में ज्वार, बाजरा और कोदो कुटकी, इन 3 को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। इनकी खेती इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेहूं और चावल की खेती करने में ज्यादा पानी लगता है, सिंचाई ज्यादा करनी पड़ती है, जबकि ज्वार, बाजरा और इन कोदो कुटकी में बहुत कम पानी में पैदावार हो जाती है। इसलिए ये जलवायु के अनुकूल भी हैं, इसलिए भी इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसी पॉइंट में मिलेट में ही याद रखना कि मध्य प्रदेश भारत में कोदो कुटकी का सबसे ज्यादा कोदो कुटकी उत्पादन करने वाला राज्य है। कोदो कुटकी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भाग में होती है। ये समझो ये प्रश्न एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, रोल निभाएगा। देखो ये अगर मैं मध्य प्रदेश का मैप बना दूं तो मध्य प्रदेश का ये होगा पूर्वी क्षेत्र और ये होगा मध्य क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र में कोदो कुटकी का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मंडला जिले में। अब याद रखो मंडला जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए क्या किया? मध्य प्रदेश सरकार ने कोदो कुटकी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 2020 में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन और मुख्यमंत्री कोदो कुटकी खेती सहायता योजना, ये 2 योजनाएं लॉन्च की। दोनों के साल याद रखना और बात याद रख लेना पूरी। मंडला जिले में कोदो कुटकी का केंद्र है, या कोदो कुटकी का केंद्र कौन सा है? कोदो कुटकी मिलेट के उत्पादन का मुख्य केंद्र है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए मध्य प्रदेश में
कोदो कुटकी उत्पादन केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो मंडला को, और मंडला के लिए ही वन जिला वन उत्पाद के रूप में इसी को घोषित किया गया है। अब देखो, हो सकता है आप लोगों को डर लगे इस वीडियो में क्योंकि थोड़ा सा टफ है, लेकिन टेंशन मत लेना, थोड़ा टफ है लेकिन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के इस पोर्शन को पढ़ लिया समझो उसका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया। तो टेंशन मत लो, थोड़ा आराम से स्केप कर करके, थोड़ा आराम, धीरे धीरे स्पीड धीरे करके, पॉज कर करके देखते रहो, आपको ये याद हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की खाद्यान्न की, अब हम बात करते हैं दालों के उत्पादन की। देखो, मध्य प्रदेश भारत में दालों का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। हमारे यहाँ 3 प्रकार की दालें होती है, चने की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल। ये 3 प्रमुख दाल हमारे मध्य प्रदेश में पैदा होती है। पिछले साल हमने कितना उत्पादन किया भले ही याद मत रखो, लेकिन वृद्धि कितनी की है ये याद रख लो। विगत 10 वर्षों से चना, उड़द और मसूर के उत्पादन में हम 2.49% चने में, मसूर, चना, उड़द और मसूर, इनमें पिछले 10 वर्षों से अगर औसत निकाला जाए कि हम कितनी वृद्धि करते आ रहे हैं, तो चने में हम 2.49% की लगातार वृद्धि कर रहे हैं। उड़द में तो हमने रिकॉर्ड तोड़ 32% की वृद्धि की है, जबकि मसूर में हमने 7.35% की वृद्धि की है। तो ये तीनों की वृद्धि याद रखना। देखो, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 दालें पैदा होती है, चने की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल। चने की दाल उत्पादन करने में हमने पिछले 10 वर्षों से औसत रूप से हर साल 2.5 मतलब लगभग 2.5% की वृद्धि की है, जबकि उड़द की दाल के उत्पादन में हमने लगभग 32% की वृद्धि हर साल की है, और मसूर की दाल के उत्पादन में हमने 7.5% के आसपास वृद्धि लगभग हर साल की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगर वाणिज्यिक फसलों की बात करें तो राज्य में मुख्य रूप से वाणिज्यिक फसलों में सरसों, सोयाबीन और कपास की उत्पादन किया जाता है। ये तीनों के उत्पादन के बारे में याद रखना। हमारी प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? सरसों, सोयाबीन और कपास। देखो, एग्जाम सिंपल प्रश्न पूछना चाहेगी तो वह ऐसा पूछेगी कि निम्न में से कौन सा एक वाणिज्यिक फसल है, निम्न में से कौन सा एक दलहन फसल है, निम्न में से कौन सा एक वाणिज्यिक फसल मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में पैदा होता है। लेकिन अगर टफ प्रश्न पूछना चाहेगी तो आंकड़े पूछेंगे वो। तो मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये पहला पॉइंट याद रख लो। तो सोयाबीन के बारे में हमने बात कर ली। सरसों का उत्पादन 2021-22 में 29.38% के उछाल दिखाता है, या इतनी परसेंट वृद्धि हुई जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, तो वो भी याद रख लेना। कितना 1000 मीट्रिक टन पैदा हुआ भले ही मत याद रखो। गन्ने की बात करते हैं। गन्ने का उत्पादन पिछले 2020-21 में 544,000 मीट्रिक टन रहा, जो 21-22 की तुलना में 19% या 19.67% वृद्धि को दर्शाता है, या बढ़ गया है। ये पॉइंट याद रख लो। देखो, सरसों का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन और कपास का उत्पादन पिछले 10 वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ा है, वो हमें याद रखना है। तो इन 3 प्रमुख फसलों पर फोकस कर लो। अगर आपको इसको 1000 मीट्रिक टन कितना रहा तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो यहां मैंने एक चार्ट लगाया है वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश। तो यहां आपको याद दिख रहा होगा सोयाबीन इस साल हुआ 6401 मीट्रिक टन, 1000 मीट्रिक टन, जो पिछले साल 53-93 की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक है। ऐसे ही आपको मस्टर्ड, मसूर की बात हो जाएगी, और उड़द, ये तीनों, कॉटन, कपास की भी पॉइंट याद रखना है। लेकिन मेरे हिसाब से ये मीट्रिक टन या ये वृद्धि टोटल उत्पादन कितना रहा, ये हर एक फसल का याद नहीं रखना है। इस पर फोकस मत रखो। याद करना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना, लेकिन मैं इस पर फोकस नहीं करने की बात करूंगा। ऐसे ही अगर दालों के उत्पादन में बात करनी हो तो दालों का उत्पादन याद रखना। ग्रेम, उड़द और लेंटिल, इन तीनों के उत्पादन में कितना वृद्धि रहा पिछले 10 सालों को तुलनात्मक रूप से ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। हमें याद नहीं रखना, हमें केवल प्रतिशत वृद्धि याद रखनी है, वही इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल बात करते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में अगर बात की जाए तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में सेकंड स्थान रखता है, द्वितीय स्थान रखता है।
कुल दलहन के उत्पादन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान रखता है, प्रथम स्थान पर है। गेहूं के उत्पादन में पूरे भारत में हम सेकंड स्थान पर है। चने के उत्पादन में हम द्वितीय स्थान पर है। मक्का में भी सेकंड है और सरसों में भी सेकंड है। तो 4 चीजों में तो सेकंड हो गए, इनको कोड बनाकर याद रख लो। गेहूं, चना, मक्का और सरसों, देखो क्रम से है, पहले गेहूं, फिर चना और फिर मक्का, इन तीनों के साथ सरसों कर दो। तो इन सब के उत्पादन में हम पूरे भारत में द्वितीय स्थान रखते हैं। कुल दाल में हम प्रथम हैं और खाद्यान्न में हम द्वितीय हैं। सोयाबीन के उत्पादन में भी हम प्रथम स्थान रखते हैं। फूलों के उत्पादन में हम चौथा स्थान रखते हैं। फूल, देखो इंग्लिश वाला फूल लिख देता हूं, वो पागल बनाने वाला फूल, तो 4 शब्द का है, चौथे स्थान पर है। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में हम तीसरे पे हैं, यहाँ रेशम लिखो, रेशम, कितने शब्द है? 3, तो रेशम उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा हो गया। अफीम उत्पादन, अफीम के बाद तो कुछ दिखता ही नहीं है, सब कुछ एक ही दिखता है, तो उसमें प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में तीसरे और मछली उत्पादन में 16वें स्थान पर है। तो यहाँ केवल स्थान याद रख लो, ओवरऑल हमें परसेंटेज वृद्धि और उनका स्थान ये याद रखना है। तो ये हुआ हमारी कृषि की बातें। अब कृषि से संबंधित कौन कौन सी इंपॉर्टेंट योजनाएं चलाई गई, तो योजना का नाम, उसका साल और कोई अचीवमेंट रहा पिछले साल, तो वो हम बात करते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये 2018 में रबी के सीजन से शुरू की गई थी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात 2018 नहीं है, ये रबी के सीजन से शुरू की गई थी। ये है केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को न्यूनतम सहायता दी जाती है, या आर्थिक सहायता किसानों को दी जाती है। 2,000 की किस्त के रूप में आर्थिक सहायता करती है ये योजना। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। देखो प्रधानमंत्री किसान हो गया, मुख्यमंत्री किसान कर लो। इसकी शुरुआत 2020 में हुई और पूर्णतः 2022 में लागू हुआ। मध्य प्रदेश के पात्र किसानों को 4,000 रुपए दिए जाते हैं, वही 2,000 की किस्त के रूप में। आगे बढ़ते हैं, तो ये 2 योजनाएं तो बड़ी सरल थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2018, तो किसान सम्मान निधि 2018, तो प्रधानमंत्री वाली 18 में शुरू हुई, मुख्यमंत्री वाली 2020 में शुरू हुई। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, 2016 में शुरू हुई। देखो कैसे याद करोगे फसल बीमा, देखो फसल का बीमा कराना है तो बीमा कब कराया जाता है किसी का भी, जब वो 16 का हो जाए। ऐसे एक दूसरे को कनेक्ट कर लो। यह केंद्र प्रायोजित योजना है और मध्य प्रदेश में इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर फसल बीमा की लिस्ट निकाली जाए कि किस राज्य ने कितने किसानों को जो है सहायता दे दी, तो सबसे पहले स्थान पर हम मध्य प्रदेश आएगा। याद रखना, प्रधानमंत्री फसल बीमा में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। इस योजना में फसल की विफलता के खिलाफ बीमा प्रदान किया जाता है, अर्थात अगर कोई फसल सड़ जाए या कोई आग लग जाए तो उसके बदले में किसान को मुआवजा दिया जाता है। ये काम की बात है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021-22 में कितने पैसे दिए ये याद मत रखो, लेकिन ये जरूर याद रखो कि 11 क्लस्टरों के लिए शुरू की गई है, 11 क्लस्टरों पर लागू है। 90 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेना। कब शुरू हुई, मध्य प्रदेश का स्थान इसको लागू करने में प्रथम है, 11 क्लस्टरों में लागू है और 90 लाख किसानों को इसका फायदा दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, याद नहीं हो तो कर लेना। परंपरागत कृषि विकास योजना 2015-16 में शुरू की गई। क्या है भैया ये योजना? अब देखो, अभी वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और जैविक खेती पर फोकस कर रहे हैं, उसी के रिलेटेड एक योजना है 2015-16 में शुरू की थी। मध्य प्रदेश की यह योजना 2015-16 से संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहन करने के काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है, और ये किसानों को फसल के उत्पादन से लेकर उसके बेचने तक, जो भी लोग जैविक फसल उत्पादित करते हैं, तो बोने से लेकर, बुआई से लेकर बेचने तक की एंड टू एंड जो विपणन व्यवस्था है वो इसके तहत उपलब्ध कराई जाती है। मूल रूप से 3 वर्षों के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरकार वित्तीय सहायता इस योजना में करती है। मूल भाव यही है इसका। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,
NADP नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2007 में शुरू किया गया था। इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यह भी जैविक खेती के लिए, लेकिन जैविक सब्जियों के उत्पादन की बात करती है, जैविक सब्जी की खेती और बागवानी के लिए, बागवानी फसलों के लिए वित्तीय सहायता इस योजना के तहत दी जाती है। ये भारत की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार 60-40 के हिसाब से इसका जो वित्तीय सहायता है वो देती है। तो दो हमने एक साथ योजनाएं बताई जैविक खेती की। पहली इंपॉर्टेंट योजना थी परंपरागत कृषि विकास योजना और दूसरी इंपॉर्टेंट योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास जैविक खेती के लिए, राष्ट्रीय कृषि विकास जैविक खेती में सब्जी के उत्पादन के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन, यहां आ गया मिशन, 2007 में शुरू हुआ था। किसानों की कृषि को मशीनीकरण या किसानों के मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया। देखो 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है यहाँ। नाम योजना का शुरू कब हुई और उसका उद्देश्य कृषि को, किसानों के कृषि को मशीनीकरण को अपनाने और राज्य में कृषि विस्तार प्रणाली को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना का नाम बदल करके वर्तमान में प्रौद्योगिकी मिशन, क्या नाम पूरा बदल दिया है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन कर दिया गया है। याद रखना इसमें एक शब्द इंपॉर्टेंट है ATMA, क्या होता है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। कहां पर है ये भारत में? ATMT जो है, ATMA नाम की जो संस्था है वो शिमला में है। कहां पर है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी भारत में एक ही है जो शिमला में है और वो इस योजना में सहायता प्रदान करती है जिससे कृषि का मशीनीकरण या कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, योजना नहीं बोल रहा हूं, वो 2013 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सेफ्टी मिशन, ये कब आया? 2007 में आया। किन किन चीजों को कवर करता है? धान, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2007 में शुरू किया गया था। उत्पादन कितना हमने पिछले साल किया, कितना बजट खर्च किया है भले याद मत रखो, अगर कहीं होगा तो मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 में आई थी, 2015 में शुरू की गई। इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति बताने की या एक कार्ड दिया जाता है किसानों को, जिसमें उनकी स्थिति या मिट्टी की स्थिति बताई जाती है, जिससे किसान उस मिट्टी के अनुकूल फसल बोए और ज्यादा उत्पादन हो जाए। प्रति विकासखंड एक गांव में ये योजना लागू की जाती है, ये याद रखना। पिछले वर्ष 57,000 कार्ड बनाए गए, ये भी याद रख लेना। बस इसमें इतना ही काम का है। कृषि यंत्रीकरण योजना, क्या नाम है योजना का? कृषि यंत्रीकरण योजना 2018-19। ये भी कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देकर प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने की बात करती है या के लक्ष्य पर आधारित है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जा चुका है, 4 वर्षों में कृषि बिजली की उपलब्धता को 3.25 किलोवाट प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना मध्य प्रदेश ने लक्ष्य रखा है, ये याद रख लेना सबसे पहला। दूसरा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी बिजली अभी उपलब्ध है, तो मध्य प्रदेश में 2019-20 में 2.33 किलोवाट प्रति हेक्टेयर जो है हमारे पास उपलब्ध है। याद रखना मूल रूप से ये लक्ष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस योजना का। ये वाला डाटा भले याद मत रखो तो भी चलेगा, नाम याद रख लो, साल याद रख लो, लक्ष्य याद रख लो। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको माइक्रो इरिगेशन योजना भी कहते हैं, इसका उपनाम है माइक्रो इरिगेशन योजना। कब शुरू हुई? 2015-16 में शुरू हुई। इस द्वारा संचालित सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने या सिंचाई के क्षेत्र को विस्तार करने के लिए लाई गई थी ये योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत सिंचाई के क्षेत्र में हमने वृद्धि भी की है। और सिंचाई के क्षेत्र में कितनी वृद्धि की? तो 2021-22 में 22,836 हेक्टेयर में से 21,003 हेक्टेयर का लक्ष्य पूरा कर लिया, जो एक अतुलनीय कदम माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। अब हमने फसल और उनके उत्पादन, देखिए सबसे पहले इस वीडियो में हमने फसल उत्पादन की बात की और फसल उत्पादन के अलग अलग सेगमेंट्स की बात की।
अब हम उद्यानिकी की बात करते हैं, पेड़ पौधे उगाने या फल फूल उगाने की बात करते हैं, उसे उद्यानिकी कहेंगे। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिलती है। हमने टेक्नोलॉजी के विकास के कारण से बेमौसम फल उत्पादन में बहुत अच्छे से प्रगति की है, वही हमें पढ़ना है। सर्वाधिक फल उत्पादन हमारे यहाँ कहाँ होते हैं? रतलाम में होते हैं। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ होते हैं? छिंदवाड़ा में होते हैं। याद रखना, सर्वाधिक फल में क्या होता है? रस से बनेगा रतलाम। सब्जी में कीड़े पड़े रहते हैं, छेद हो जाते हैं, इसलिए हो जाएगा छिंदवाड़ा। सर्वाधिक मसाले कहाँ होते हैं? तो बुरहानपुर। मसाले के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है मसालों के बिना, या मसाले डाल करके बातें करना बुरी बात है, तो बुरा से हो जाएगा मसाला। तो सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला है बुरहानपुर, सब्जी उत्पादक है छिंदवाड़ा और फल उत्पादन में है रतलाम। लेकिन मध्य प्रदेश की जो मूल फल हैं वो कौन कौन से हैं? अमरूद, आम, केला और नारंगी, ये मध्य प्रदेश में मूल रूप से उत्पादित होता है। चार फल हैं, कौन कौन से? अमरूद, आम, केला और नारंगी। याद रखना, मध्य प्रदेश में उत्पादित होने वाले प्रमुख फल कौन से हैं? ये हैं। आगे बढ़ते हैं, सब्जियों के कुल उत्पादन की बात करते हैं। देखो, पहले तो याद हो कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी सब्जियां उत्पादित होती हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से आलू, प्याज और टमाटर का उत्पादन होता है। कितना रहा? आलू का उत्पादन हमने पिछले साल किया लगभग 34.7 लाख मीट्रिक टन। प्याज का उत्पादन हमने पिछले साल किया, इसको उल्टा कर दो, 43 लाख मीट्रिक टन। और टमाटर का उत्पादन हमारे यहाँ लगभग हुआ 27 लाख मीट्रिक टन। ये तीनों के आंकड़े याद रख सको तो जरूर रखना, और कौन सी सब्जी पैदा होती है ये तो याद रख ही लेना। और आगे बढ़ते हैं, प्रमुख फलों के उत्पादन की बात करते हैं। तो प्रमुख फलों के क्षेत्रफल में और उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? देखो, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे यहाँ केला, आम, नारंगी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आम में, केले में और नारंगी में हम पूरे भारत में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं। तो इनका औसत उत्पादन 18 लाख मीट्रिक टन, 5 लाख मीट्रिक टन और 16 लाख मीट्रिक टन रहा। ये भले याद मत रखो, लेकिन केला, आम और नारंगी, इनके उत्पादन में हमने कितनी वृद्धि दर्ज की ये याद रखना। केला उत्पादन में लगभग हमने 5%, आम उत्पादन में 7% और नारंगी उत्पादन में 2% की पिछले 10 वर्षों से वृद्धियां की है। हर साल हम इतनी वृद्धि कर लेते हैं। याद रखना, केला कितने रुपए का एक आता है? 5 रुपए का। आम 7 रुपए का आता है और नारंगी 2 रुपए का। तो ऐसे याद हो जाएंगे। तो 2% वृद्धि नारंगी उत्पादन में, केला उत्पादन में 7%, 5% और आम उत्पादन में 7% वृद्धि की। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाल ही के वर्षों में औषधीय पौधों में सबसे बड़ा क्षेत्र और उत्पादन करने में इसबगोल का स्थान रहा। याद रखना, पिछले साल और उसके पिछले कुछ सालों से हम इसबगोल के क्षेत्रफल और उत्पादन में टोटल वृद्धि करते जा रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है इसबगोल का। जिसके बाद हमारा अश्वगंधा और सफेद मूसली भी उत्पादन के क्षेत्र में हम वृद्धि करते जा रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अश्वगंधा भी याद रखना मध्य प्रदेश में पैदा होता है, सफेद मूसली भी पैदा होता है। इसबगोल में हमारा प्रथम स्थान हो गया है, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अब चाहो तो मैंगो, बनाना और ऑरेंज का टोटल उत्पादन कितना रहा तुलनात्मक रूप से कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कितना मीट्रिक टन उत्पादन हुआ ये रटना है, ये बिल्कुल मत रटना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आम के बारे में जो प्रश्न आया हुआ है उस पर बात करते हैं। आम की एक किस्म होती है नूरजहां। नाम क्या होती है? नूरजहां। नूरजहां आम मध्य प्रदेश के कठीवाड़ा जिले अलीराजपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कठीवाड़ा, अलीराजपुर। याद रखना, नूरजहां आम कहाँ होते हैं? अलीराजपुर में। सुंदरजहां आम कहाँ पाए जाते हैं? तो आम रीवा जिले में पाए जाते हैं, याद रखना। तो 2 पॉइंट इसमें आम में हमें याद रहे। एक अमरूद की विशेष वेराइटी होती है, जैसे आम की नूरजहां होती है या सुंदरजहां होती है, वैसे अमरूद की होती है ललित अमरूद कहा जाता है। तो ललित अमरूद रीवा जिले में पाए जाते हैं। आंवला को हम क्या कहते हैं? डॉक्टर प्लांट कहते हैं या डॉक्टर पौधा कहा जाता है। तो ये डॉक्टर प्लांट के नाम से एक जिला ही फेमस है। आंवला जिला कौन सा है? पन्ना।
तो आंवला जिला किसे कहा जाता है? पन्ना को, ये याद रखना। तो डॉक्टर प्लांट पन्ना जिले में पाए जाते हैं। ये तीनों पॉइंट याद रखना। नूरजहां आम कहाँ? अलीराजपुर कट्ठीवाड़ा। सुंदरजहां आम कहाँ? रीवा जिले में। अमरूद की ललित फसल या ललित अमरूद कहाँ? रीवा में। और आंवले में डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। इसका उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ होता है? पन्ना जिले में, इसीलिए पन्ना को आंवला जिला कहते हैं। आगे बढ़ो। फल उत्पादन के लिए कौन कौन सी योजना चल रही है उन पे फोकस कर लेते हैं। फल रोपण योजना 1999, मध्य प्रदेश सरकार किसानों को आम, अमरूद और अनार जैसे फलों को लगाने के लिए 60, 20 और 20 की दर से 3 साल तक 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान देती है। पहले साल 60%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल भी 20%। इतना प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए के हिसाब से किसानों को दिया जाता है फसल रोपण योजना के तहत। बहुत सारे किसानों को तो याद ही नहीं होता है कि कौन सी योजना है, कितना लाभ मिलेगा। दूसरे बड़े बड़े किसान ही मजे ले रहे हैं, छोटे किसान छोटे ही रह जाते हैं। इस कारण से ये जानकारी का अभाव है। देखो, हो सकता है कि ये लेक्चर आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन फिर भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब बातें हमें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कृषि के क्षेत्र, कृषि जो पॉइंट है वो जियोग्राफी का है, वहां सरल पड़ता है। यहां जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो हमें आंकड़े ही पढ़ने हैं। आंकड़े ही इकोनॉमी है, इकोनॉमी ही आंकड़ा है, ये याद रखो। इसलिए मुझे इतना टफ पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, अब कभी कभी टफ भी पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं ये सफिशिएंट है कि और भी पढ़ना है? तो भैया तेरे पास टाइम हो तो तू पढ़ ले, क्योंकि तुझे तो जिंदगी भर यही पढ़ना है। मुझे लगता है भाई मैं रात को 2 बजे तक जाग करके आपके लिए आंकड़े इकट्ठे करके ढंग से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप इसी पर फोकस कर लें। अगर ये याद हो जाता है तो आगे भागने की कोशिश करें। मोर देन सफिशिएंट डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। कंटेंट जो हमने आपको प्रोवाइड किया, इसके अलावा कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ये बहुत है आपके लिए। मैं ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं। आगे बढ़ो। सरकार ने 12 सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। याद रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितनी सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है? तो 12 सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है। और टोटल कितनी फसलों के लिए है? 23 फसलों के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना, 12 सब्जियों पर भी समर्थन मूल्य देता है। इसके बारे में एक और पॉइंट याद रख लो, फसल विविधीकरण और उच्च घनत्व वृक्षारोपण योजना कब शुरू की गई? 2022 में। केवल नाम याद रख लो, इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना, एक योजना का नाम है मसाला क्षेत्र विस्तार योजना। नाम क्या है? मसाले के क्षेत्र में विस्तार करने की योजना। कब शुरू हुई? 2011 में। कि विस्तार कैसे होता है? एक हो और एक और मिल जाए तो समझो विस्तार हो गया, है ना? तो 11 से याद आ जाएगा। भारत सरकार इसमें अदरक, हल्दी, जायफल और लौंग के जैसे मसालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है? आर्थिक अनुदान देती है। याद रखना, आर्थिक अनुदान इस योजना के तहत दिया जाता है। बस इतना ही याद रख लो। अगला है व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती प्रोत्साहन योजना। कब शुरू हुई? 2014-15 में शुरू हुई। फसलों के बीमा सुरक्षा हेतु प्रति हेक्टेयर सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके तहत वर्तमान में ग्रीन या जलवायु से जुड़े हुए ग्रीन हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग आदि के निर्माण के मापदंड भी निर्धारित किए गए और उससे भी हमको अनुदान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक योजना है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, MIDH। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। MIDH कब शुरू किया गया? 2014 में शुरू किया गया। केंद्र प्रायोजित योजना है और विभिन्न उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई थी। ऐसी एक योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वही सिंचाई क्षेत्र के विस्तार के लिए 2015-16 में लाई गई। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड अपग्रेडेशन स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। MSME एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड योजना है ये। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड अपग्रेडेशन स्कीम कब आई? 2020 में आई। योजना भारत सरकार द्वारा 29 जून 2020 को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता देने हेतु शुरू की गई।
मूल रूप से जो फसलें पैदा होती हैं, जैसे टमाटर से टमाटर सॉस बनाने की जो यूनिट होगी, उसको आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता, सारी सहायता देने की योजना है प्रधानमंत्री माइक्रो फूड अपग्रेडेशन स्कीम 2020। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। कृषि विपणन। विपणन क्या होता है? विपणन का अर्थ होता है बेचना। किसान ने जो चीजें पैदा की उनको बेचना विपणन कहलाता है। तो कृषि विपणन में हमें क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय और 13 तकनीकी डिवीजन के माध्यम से काम करता है। और ये कृषि विपणन के लिए मध्य प्रदेश में 259 मंडियां और 298 उप मंडियां हमारे यहाँ कार्यरत हैं। और किसानों को उपज का सीधा मंडियों से बेचने के उद्देश्य से हमने ई अनुजा नामक परमिट व्यवस्था शुरू की है। इतनी सब काम की बातें नहीं थी, काम का यहाँ है। ई अनुजा क्या है? सीधा परीक्षा वाला यूं ही क्वेश्चन पूछता है, ई अनुजा क्या है? ई अनुजा है एक ई परमिट प्रणाली। क्या है? ई परमिट प्रणाली है ई अनुजा। याद रखना, ई परमिट प्रणाली ई अनुजा है। एक और चीज ऐसे ही शुरू की गई, उसका नाम है सौदा पत्र एप्लीकेशन। ये क्या है? अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सौदा पत्रक पहल शुरू की। ये पंजीकृत मंडी व्यापारियों को एमएसपी पर किसानों के घर से ही कृषि उपज खरीदने के लिए की अनुमति इसके माध्यम से दी गई। तो आपको क्या याद रखना है? देखो, अभी एमएसपी की प्राइस पर जो अनाज खरीदा जाता है वो सोसाइटियों द्वारा खरीदा जाता है, संस्थाओं द्वारा खरीदा जाता है। इस सौदा पत्रक योजना से जो प्राइवेट किसान है वो भी एमएसपी पर अनाज खरीद पाए, ऐसी परमिशन इस ऐप के माध्यम से उनको दी गई है। एक वर्ड और याद, पहला पॉइंट तो सौदा पत्रक एप्लीकेशन याद रखना कि प्राइवेट किसानों को या निजी किसानों को एमएसपी पर प्रोडक्ट खरीदने की स्वीकृति देता है। एमपी फार्म गेट, ये एक और व्यवस्था है जो 8 मंडियों, उज्जैन मंडी में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। क्योंकि अभी पूरी तरह लागू नहीं किया इसलिए हम इस पर बात ना करें, लेकिन फार्म गेट, एमपी फार्म गेट एक योजना है जो किसानों की बिक्री के लिए, किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए शुरू की गई है। इतना याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। भंडारण सुविधा। देखो, मध्य प्रदेश की भंडारण सुविधा अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कृषि उपज के वैज्ञानिक भंडारण हेतु मध्य प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन नाम की संस्था काम करती है। क्या करती है? मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन, यह संस्था काम करती है। अब इस संस्था ने किसानों को 200 क्विंटल से अधिक जमा के सोयाबीन पर या भंडारण की सुविधा देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं। हमें उस स्कीम्स पे नहीं जाना, लेकिन केवल ये याद रख लो कि भंडारण के लिए कौन सी संस्था काम करती है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। खाद्य सुरक्षा तो आप समझते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें हमें कुछ बातें याद रखनी है। भारतीय कृषि उद्योग औसतन प्रतिवर्ष 4.6% की वार्षिक वृद्धि से बढ़ रहा है। 2021-22 में ये 3% रहा। क्या बात बोली, समझ नहीं आया होगा, फिर से बोल देता हूं। हमारा जो खाद्य उद्योग है, कृषि उद्योग जिसे कहेंगे, या कृषि के उत्पादों से संबंधित जो उद्योग है, वो हर साल 4.6% वृद्धि से बढ़ रहा है पिछले 5-6 सालों से। लेकिन पिछले साल हमारी वृद्धि केवल 3% रही। ये ऐसा कृषि विभाग का आंकड़ा कहता है। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 18 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न निःशुल्क रूप से प्रोवाइड किया जा रहा है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी जो सरकार एडवर्टाइजमेंट करती है उसके तहत कहती है कि हम 80 करोड़ किसानों को निःशुल्क खाद्यान्न पिछले 5 वर्षों से दे रहे हैं, कोविड टाइम से। तो मध्य प्रदेश के कितने किसानों को हम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं वो भी याद हो, 5 करोड़ 18 लाख को। ये पॉइंट याद रख लेना। इसमें इतना ही मूलतः काम का है, बाकी का ये डाटा आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा। पशु एवं डेयरी विकास, ये पॉइंट याद रखो। पशु एवं डेयरी विकास के क्षेत्र में पशुधन एवं डेयरी विकास के लिए हमने सबसे ज्यादा बजट अलॉकेट किया और इसके तहत मध्य प्रदेश जो है वो 3रे स्थान पर है। क्या कह रहे हैं?
पूरे भारत में दूध उत्पादन करने में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, जो पूरे भारत का लगभग 15% दूध पैदा करता है। सेकेंड स्थान रखता है राजस्थान, जो लगभग 14% दूध पैदा करता है। तीसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पूरे भारत का लगभग 8.7% दूध पैदा करता है और मध्य प्रदेश पूरे भारत में दूध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, ये याद रख लेना। अगर हम प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में भैंसों का योगदान देखें तो कुल दूध उत्पादन में 48% दूध तो हमें भैंस से प्राप्त होता है और 36% दूध हमें गाय से प्राप्त होता है, ये याद रख लेना। बाकी बकरी भेड़ इनका भी योगदान है लेकिन वो बहुत न्यूनतम है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो भैंस का है, याद रखना 48%। आगे बढ़े, अगर दुग्ध उत्पादन को हम हर साल के हिसाब से कंपैरिजन करना चाहें तो ये 2020-21 दिया हुआ है, 19-20 दिया हुआ। तो 19-20 में हमारे यहाँ जहां 171 लाख टन था 179 लाख टन हो गया, ये और ज्यादा बढ़ गया है 2022-23 में। ये लगातार 4% की वृद्धि से बढ़ रहा है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन में हमें बहुत ज्यादा बातें याद नहीं रखनी है, केवल ये याद रखो कि अंडा उत्पादन हमारे यहाँ 14%, औसतन 14% की वृद्धि से बढ़ रहा है। केवल एक ही ये पॉइंट याद रख लो, कुल अंडे कितना पैदा हुआ ये भी मत याद रखो। अगर कुल अंडा उत्पादन को वार्षिक रूप से देखना चाहो तो तुलना की जा सकती है। अंडा उत्पादन में हमारा इस प्रकार से 26,516 लाख टन पिछले साल उत्पादन रहा, लेकिन ये उत्पादन हमें हर चीज का याद नहीं रखना है, केवल प्रतिशत वृद्धि याद रखो। ऐसे ही मांस उत्पादन में भी हमें केवल प्रतिशत वृद्धि याद रखना है। तो मांस उत्पादन लगभग हम 12% की वृद्धि हर साल जनरली करते हैं, या सामान्यतः हर साल 12% की वृद्धि की जाती है और मांस की उपलब्धता 1.40 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होती है हमारे यहाँ। खैर ये पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं, आपको ये याद रखना है कि मछली उत्पादन में हमारा 16वां स्थान है और मांस उत्पादन में हम हमेशा 12% की वृद्धि करते हैं। मांस उत्पादन चाहो तो इस रूप में याद कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये याद करना चाहिए। पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम 1982 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1982 में। हमने ऑपरेशन फ्लड चल रहा था, उसके तहत मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित नाम से एक संस्था 1980 में स्थापित की थी और इसी का बाद में अपडेट रूप बना मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड 1980। ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन संघ है और सर्वाधिक दूध उत्पादन यहीं से होता है। तो 3 पॉइंट याद रखना। ऑपरेशन फ्लड के तहत मध्य प्रदेश में क्या स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये याद किया कर लेना। इसकी स्थापना कब की गई? 1980 में की गई। मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम कब स्थापित हुआ? 1982 में हुआ। आगे बढ़ते हैं, मत्स्य पालन। मध्य प्रदेश में कृषि वानिकी और सबकी तुलना में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ दिखाई देती है वो मछली पालन में है। याद रखना, हम सबसे ज्यादा ग्रोथ मछली पालन में दिखा रहे हैं, या मछली पालन में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो हासिल की। लगभग 18% की ग्रोथ हमें मछली पालन में मिली है, या ग्रोथ हम मछली पालन में करते हैं। कितना उत्पादन हुआ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मछुआरों के लिए एक योजना चलाई जा रही है, मछुआ प्रशिक्षण योजना 2012। इससे हम हर साल मछुआरों को प्रशिक्षण देते हैं। मछुआरों का प्रशिक्षण योजना है मछुआ प्रशिक्षण योजना 2012, केवल इतना याद रख लो। किसान क्रेडिट कार्ड, देखो जैसे हमने किसान क्रेडिट कार्ड चालू किया वैसे ही हमने मत्स्य क्रेडिट कार्ड भी शुरू कर लिया और वैसे ही हमने पशु क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया। तो किसान क्रेडिट कार्ड बांटने में भी हम प्रथम स्थान पर है। किसान क्रेडिट कार्ड मतलब KCC कब शुरू हुआ? 1995 से शुरू हुआ, 97 से पूरी तरह लागू हो गया, 98 से। तो यह याद रखना। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर 2012 में किसान क्रेडिट कार्ड के समान मत्स्य कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड या मत्स्य क्रेडिट कार्ड शुरू किए गए। तो मत्स्य क्रेडिट कार्ड कब शुरू किए गए? 2012-13 में शुरू किए गए, जो शून्य ब्याज पर उनको ऋण उपलब्ध कराते हैं। हमने 66,000 से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दिए हैं।
हमने एक ऐसी योजना 2023 में पशु क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया। पशुपालकों के क्रेडिट कार्ड वितरण में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो ये तीनों पॉइंट याद रख लेना, 3 चीजें हो गई, कृषक किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य क्रेडिट कार्ड, पशु क्रेडिट कार्ड। पशु क्रेडिट कार्ड में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ऐसे ही एक योजना है बचत सह राहत योजना, इसका नया नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसको विलय कर दिया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। क्या है ये बचत सह राहत योजना? देखो एक जानकारी दे रहा हूं, 16 जून से लेकर के 15 अगस्त, इस टाइम में जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में मछलियां प्रजनन के कार्य में लगी रहती है, तो उस दौरान मछली पकड़ना की अनुमति नहीं होती है। जून से लेकर के अगस्त में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती मछुआरों को। इस कारण से मछली पकड़ने वाले का जो काम है, व्यवसाय है, वो शून्य हो जाता है, उसकी आमदनी 0 हो जाती है। ऐसे समय सरकार उसे सहायता देती है, आर्थिक सहायता। उसकी योजना है बचत सह राहत योजना, जिसका अब विलय कर दिया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब आई? 2020 में आई, ये याद रख लेना। इसके तहत 1500 रुपए प्रति माह की राशि हर एक मछुआरे को दी जाती है प्रति माह के हिसाब से, ये याद रखना। हमने अलग अलग योजनाएं पड़ी हुई है, योजनाओं के साल जरूर याद रख लेना। हो सकता है कि कुछ नई सी योजनाएं आपको इसमें देखने को मिली हो, लेकिन फिर भी वो हमें याद करनी है, इंपॉर्टेंट योजना है हमारे लिए। एक योजना याद रखना, नीली क्रांति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको अभी मैं बता चुका हूं 2020 में शुरू हुआ। इसके तहत 1500 रुपए की राशि हर एक किसान को दी जाती है। इंपॉर्टेंट है। देखिए हम जो वीडियो आपके वो प्रोवाइड करा रहे हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स का ये वाला चैप्टर थोड़ा टफ है, मुझे ये बात पता है, लेकिन फिर भी ये आंकड़े याद करने पड़ेंगे आपको, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से छुपे हुए गुप्त प्रश्न ज्यादा आते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो वैसे प्रश्न कवर करना है तो इतना थोड़ा सा टफ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इन वीडियो को देखने के बाद सहमत है कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी चल रही, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके ये वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप अपनी भावनाएं कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, वो हमारे मोटिवेशन को बढ़ावा देती हैं और हम और ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाकर आपको प्रेजेंट कर पाते हैं। इस वीडियो में हमने जो भी डाटाज आपको प्रोवाइड किए हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ किए हैं। कहीं स्लिप ऑफ टंग का मिस्टेक रहा हो तो वो अलग बात है, बाकी सामान्यतः हम अधिकांश आपको सही डाटा उपलब्ध कराते हैं। ये वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। इसको सभी बच्चों तक निःशुल्क रूप से शिक्षा के इस उद्देश्य को प्रसारित करना ना भूलें। जो भी स्टूडेंट इन वीडियोस को देख रहा है वो अपने स्टेटस पर लगाकर इनको जरूर प्रसारित करें। सभी को विशेष धन्यवाद।